10 दिनों के गणेश उत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। इस उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। जम्मू समेत देश भर में भव्य पंडाल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी 9 सितंबर को गणेश विसर्जन होगा। लोग इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो जम्मू में भी आज गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। पंडालों में लोगों का, भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा है। कई तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी आज है और आज से इसकी शुरुआत हुई है। 10 दिन तक ये उत्सव चलेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज घर घर विराजेंगे गजानन। कई जगह पंडाल बनाए जाते हैं। सोसाइटीज में पंडाल होते हैं और भक्तों के तांता लगा होने की तस्वीरें भी सामने आती हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें डांडिया मुख्य तौर पर शामिल है। जय श्री गणेश। आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और गणेश चतुर्थी के लिए जगह जगह पर पंडाल जो है वो सज चुके हैं। इस समय हम ओल्ड मार्केट में जम्मू में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर गणेश भगवान जी जो है वो विराजमान कर दिए गए हैं। कुछ ही देर बाद जो है वो मुहूर्त किया जाएगा और उसके बाद सभी श्रद्धालु जो है यहाँ पर आरती पूजा कर जिस तरह से रीति रिवाज से पूरा कार्यक्रम होता है, पूरी पूजा होती है, वो की जाएगी। और उसी के लिए तैयारियां जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। गणेश भगवान जी को जितना खूबसूरत सजा सके ये सभी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडाल पूरी तरह से सजाया गया है। खूब सारी डेकोरेशन जो है वो की गई है और सभी श्रद्धालु जो है काफी उत्साहित है, क्योंकि 2 साल कोरोना वायरस रहने की वजह से जो ये त्योहार है वो ये अच्छे से नहीं मना पाए थे। ज्यादा लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते थे, पर आज एक तरह से उत्साह जो है इन सब में फिर से यहाँ पर जो है वो उत्पन्न होता नजर आ रहा है और काफी लोग खुश होकर ये त्योहार की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां चल रही है? ये तो हमारा 5 साल से चल रहा है इधर से। अभी 2 साल तक कोरोना हुआ था, कोरोना का वजह से बंद था। अब पिछले साल हम छोटा सा मूर्ति करके बैठाए थे। अभी इसी बार तो सारे काटा दोबारा हुए। दोबारा काटा होने के बाद अभी धूमधाम से मेरे जैसे हर एक साल होता था ऐसे ही होगा सर। जी, क्या कहना चाहेंगे कि भगवान श्री गणेश की किस तरह से यहाँ पर पूजा होती है? कितने दिन ये पूजा चलती है? ये 5 दिन तक चलेगा हमारा। कोई श्रद्धा से भी 9 दिन रखते हैं, कोई 11 दिन रखते हैं, लेकिन हमारा 5 दिन तक चलना है इधर से। तो क्या क्या मनोकामनाएं इस बार मांग रहे हैं आप लोग? मनोकामना सभी संसार का सुखी रहे, दुनिया सारे लोग सुख शांति में रहे, सारी दुनिया का कोरोना हट जाए। फिर जैसे आगे जैसे हम चल रहे थे ऐसे आगे की तरफ चले फिरे। साफ तौर पर सभी लोग जो है कोविड-19 की इस महामारी के बाद जो है अब धीरे धीरे सभी त्योहार खुशियों से मना रहे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहोगे, किस तरह की स्पेशल तैयारियां इस बार आप सब कर रहे हो? कितना रश होता है यहाँ? तो स्पेशल कर रहे हैं सर, क्योंकि 2 साल वो बनता ना, इस साल इसलिए स्पेशल कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हो। तो अभी थोड़ी देर के बाद आप मुंह खोलेंगे, पूजा विधि होगी, हवन होगा, लोग सारे आएंगे। अब फिर कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? बहुत भीड़ होगी सर। अभी अब पूरे मोहल्ले लोग, सारे मोहल्ले वाले आएंगे। अभी मुहूर्त 10:30 बजे का है, 10:30 बजे के बाद है। अभी मुंह खोले, अभी मुंह ढका हुआ ना, अब मुंह खोलेगा 10:30 बजे के बाद। साफ तौर पर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। अंकल जी, क्या कहना चाहोगे? हर साल यहाँ पर ये मनाते हैं और आप लोगों की सपोर्ट से ये पूरा काम होता है। हर साल ये गणपति की पूजा हर साल होती है। इस बार पिछले साल से कोरोना की वजह से नहीं हुई। हम चाहते हैं सभी लोग आए इधर, मत्था टेके और इसको गणेश जी को पूजा करें सारे आराम से। क्या कहना चाहेंगे? कई सारे लोग जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, बट आप लोगों के सपोर्ट से ये कार्यक्रम भव्य हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? प्रेम भाव से ये गणपति जी की पूजा करें। ये कई काम रुके हो वो संपूर्ण करते हैं गणपति जी हमारे। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि सभी काम जो है गणेश भगवान हमेशा पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि कभी भी कोई पूजा हो तो सबसे पहले गणेश भगवान जी का नाम लिया जाता है। कोई भी शुभ काम करना हो तो गणेश भगवान का नाम लेकर ही उसका जो शुरुआत है वो की जाती है। और उसी तरह से आज जब गणेश चतुर्थी का ये शुभ कार्यक्रम आज शुरू होने जा रहा है, गणेश महोत्सव, तो उसको लेकर बड़े पैमाने पर जम्मू के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां हो रही हैं। जिस तरह से ये लोग कोविड-19 के बाद आपका आज जो है काफी ज्यादा उत्साहित है और उम्मीद कर रहे हैं कि गणपति भगवान जो है सभी के घरों में सुख शांति दे और इसी तरह से सभी त्योहार जो है सब लोग मिलकर मनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत पोरा।
तो गणेश महोत्सव की विभिन्न तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के बीच हिंदुओं और सिखों के कथित नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत 2 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगा। एनजीओ वी द सिटीजन्स द्वारा दायर याचिका में वकील वरुण कुमार सिन्हा ने उन हिंदुओं और सिखों की जनगणना करने का निर्देश देने की भी मांग की है जो जम्मू कश्मीर में हुए नरसंहार के बाद बच गए और अब देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। याचिका में इन लोगों के पुनर्वास की भी मांग की गई है। जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि जनवरी 1990 में उन सभी संपत्तियों की बिक्री को शून्य घोषित किया जाए। इस पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में लिस्टेड है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुशील पांडे, जब 2 सितंबर का वक्त अदालत की तरफ से दिया गया है तो कितने बजे माना जाए कि कल इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है? आज देखिए, कल इस मामले पर फिलहाल अभी सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर है नहीं। हालांकि 2 सितंबर के लिए बी द सिटीजन नाम की जो एनजीओज हैं उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये कहा है कि जो नरसंहार जम्मू कश्मीर में फिलहाल हिंदुओं और सिखों को लेकर हुआ था उसको लेकर एक एसआईटी का गठन किया जाए। ये मांग की गई है। वरुण कुमार सिन्हा एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके द्वारा, और ये भी मांग की गई है कि उस दौरान जब ये नरसंहार हुआ था तो कई ऐसे हिंदू और सिख थे जिन्होंने कश्मीर छोड़ा था, लिहाजा उनके परिवार को पुनर्वास और मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ उस समय 1990 के दशक में जब तमाम हिंदू और सिखों ने कश्मीर छोड़ा था, उस समय जो जमीन थी, यानी कि उनकी सभी जो संपत्तियां थी, चाहे वो धार्मिक हो, आवासीय हो, कृषि हो, वाणिज्य हो, संस्थागत हो, इन तमाम जमीनों का जो स्तर है उसको शून्य माना जाए, यानी कि उसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। वो जो डिक्री है उसको शून्य माना जाए। फिलहाल याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गई है, तो देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कब करता है, क्योंकि 28 मार्च को ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अब फिलहाल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक तारीख जो है वो 2 सितंबर तारीख दिखा रहा है सुनवाई के लिए। तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अगर सुनवाई करता है तो इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए क्या नोटिस जारी करता है, या याचिका सुनवाई योग्य सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है कि अब इस पूरे मामले में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है और इस नरसंहार के मामले में कई ऐसे एविडेंसेस हैं जो शायद अब सरकारी दस्तावेज उपलब्ध ना हो। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, लेकिन सुनवाई बेहद अहम होगी क्योंकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा है सना। तो देखना भी बेहद अहम होगा कि जब इस मामले को फिलहाल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा तो दलीलों का दौर क्या होगा। जी, याचिका की अवधि पर अगर हम नजर डालें तो सुशील ये बताता है कि मार्च में आपने कहा कि इस याचिका को दाखिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है अदालत पर इतना बोझ है मामलों का, इससे नजर आता है, साफ ये बात साफ हो जाती है। तकरीबन 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है कि इस पर सुनवाई नहीं हुई, यानी याचिकाकर्ता की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई उस पर तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, सुनवाई नहीं हुई। अब वकील का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कल ये मामला लिस्टेड है, तो क्या कुछ उन्हें उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ वी द सिटीजन्स जो एनजीओ है जिसकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है, उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि कल ये मामला, जैसे आपने कहा कि ये याचिका हो सकता है, बाज दफा हम लोग हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट को, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को ये लगता ही नहीं है कि ये याचिका सुनने योग्य है, तो क्या ये लगता है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से याचिकाकर्ता ने अपनी तमाम बातों का जिक्र किया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये मान सकता है कि हाँ ये याचिका में दम है और इस पर हम सुनवाई करेंगे? जी देखिए, फिलहाल सुना ये बड़ा फिलहाल कठिन सवाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाएं तो दाखिल कर दी गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाता है ये बेहद अहम होगा। 2 सितंबर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं इस पूरे मामले को सुनवाई को लेकर, और साथ ही साथ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर ये उन्हें बताएं कि क्यों इस मामले में एसआईटी के गठन की आवश्यकता है, और याचिकाकर्ता के द्वारा जो तमाम मांगे की गई हैं, चाहे वो पुनर्वास की बात हो, चाहे वो मुआवजे की बात हो, या फिर उन तमाम लैंड को दोबारा अलॉट करने की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला चूंकि
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा है और 2 सितंबर के लिए फिलहाल इस मैटर को लिस्ट किया गया है। तो 2 सितंबर की सुनवाई बहुत क्रूशियल होगी, क्योंकि दलीलों में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि याचिकाकर्ता जो मांग कर रहे हैं वो तथ्यात्मक सही है, तो उस पर आने वाले समय में विचार किया जा सकता है। ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जब याचिकाकर्ता कोर्ट के समक्ष ये बात रखेंगे तो कोर्ट उनके इस दलीलों से कितना संतुष्ट होता है। जाहिर सी बात है, तो संतुष्ट होने की बात है, यानी दलीलों में कितना दम है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। किश्तवाड़ हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। किश्तवाड़ में हुए हादसे से उन्होंने कहा है कि मैं दुखी हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। इसके अलावा पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। ट्वीट के जरिए ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की बात भी कही गई है। तो किश्तवाड़ में कल ये घटना पेश आया था, जिसमें तकरीबन 8 लोगों की मृत्यु हुई थी और 3 तकरीबन घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इस की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसके बाद अब किश्तवाड़ में हुए हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। तजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता हमारे जम्मू से, उनका हम रुख कर लेते हैं। तजिंदर, अब पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान किया है। मैं जानना चाहूंगी कि मृतक की क्या तादाद तो नहीं बढ़ी कल से लेकर आज तक, क्योंकि 8 तक जो जानकारी मिल पाई है वो 8 है मृतक। क्या अगर मृतक की तादाद नहीं बढ़ी है तो उनकी बॉडीज को हैंडओवर कर दिया गया उनके परिजनों के? साथ ही साथ घायलों की इस वक्त तबीयत कैसी, स्थिति कैसी है, बताइएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद, मुआवजे के ऐलान के बाद, क्या परिजनों ने कुछ प्रतिक्रिया दी है? देखिए, कल ये जो दुखद घटना हुई थी, छात्रू इलाका है किश्तवाड़ में, जहां पर ये एक पैसेंजर व्हीकल, जैसे टाटा सूमो पैसेंजर व्हीकल है, इसका ड्राइवर अपना संतुलन खो गया और ये लगभग 400 से 500 मीटर गहरे खड्डे में जाके ये जो गाड़ी थी वहां गिर गई। दुखद बात ये थी कि 8 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। 7 लोगों की जो बॉडीज थी वो मौके पे ही मिल गई थी और एक जो है वो हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ चुका। 4 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती कर लिया गया है, जहां पर उनकी जो हालत है गंभीर बनी हुई है। लेकिन डॉक्टर जो हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इन 4 लोगों की जान बचा दी जाए। इस तरह के भी मामले जो हैं इन एरियाज में से काफी आते हैं कि ओवरलोडिंग है। जो टाटा सूमो की कैपेसिटी लगभग 6 से 7 पैसेंजर्स की है, उसमें 10-12 पैसेंजर्स भर के जाए जाते हैं। तो इस तरह भी सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ये जो ड्राइवर्स हैं या ये छोटी गाड़ी चालक हैं, ये लोगों की जान के साथ ना खेल सकें। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जो कल किश्तवाड़ में हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की जान गई है, उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और जो इन लोगों की फैमिलीज हैं, परिवारजन हैं, उनके साथ सहानुभूति का इजहार किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है, प्रार्थना की है कि जो लोग जख्मी हैं वो जल्दी ही सेहतयाब हों और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में से जो मृतक के परिजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है उन्हें 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों पे एक मरहम रखने की कोशिश की है, जो अभी इस घड़ी में जो लोग अपने परिजन गुआ चुके हैं, जो इलाज जिनका चल रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उन लोगों को एक ना सिर्फ संवेदना दी है बल्कि एक मुआवजा देकर उन लोगों की कई मुश्किलातों का हल भी किया हुआ है। बिल्कुल तेजिंदर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ओवरलोडिंग के बाद इस पूरे खित्ते में इस तरह का वाकया पेश आया हो। अक्सर हम देखते हैं कि ओवरलोडिंग लोगों की जान और माल का खतरा बनी रहती है। ऐसे में आखिर क्यों इस को लेकर कड़े कदम और नहीं उठाए जाते हैं कि आने वाले दिनों में, भविष्य में इस तरह के एक्सीडेंट के, हादसे की खबरें ना सुनाई दे और लोगों की जानें ना जाएं? आखिर क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती उन ड्राइवर्स के खिलाफ, उन एसोसिएशन के खिलाफ, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के खिलाफ जो धड़ल्ले से ओवरलोडिंग करते हैं? देखिए, ये जो किश्तवाड़ और डोडा का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर अमूमन इस तरह की खबरें आती हैं कि
कोई ना कोई एक्सीडेंट हर एक दूसरे दिन हो जाता है, जहां पर कई लोग जो हैं अपनी जान गंवाते हैं। हालांकि कागजों पे आपको बहुत कुछ मिलेगा कि इस तरह की कार्रवाई की गई, लेकिन अभी भी इतने हादसों के बावजूद भी ओवरलोडिंग जो है धड़ल्ले से चल रही है, क्योंकि ड्राइवर जानते हैं कि ये जो इंटीरियर गांव हैं, जिस तरह जो ये अभी कल हादसा हुआ, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ड्राइवर जो हैं या जो वाहन चालक हैं ज्यादा पैसे कमाने की लालच में लोगों की जान को खतरे में डाल देते हैं। और लोग भी इतने अवेयर नहीं है इन एरियाज में कि वो ड्राइवर्स को कह सकें या वाहन चालकों को कह सकें कि आप लोगों में भी अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। ये पूरा मामला इस तरफ भी इशारे करता है, क्योंकि अगर लोग एक गाड़ी में बैठे होंगे और उसमें ओवरलोडिंग होगी तो लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया, और इंतजामिया की जानिब से तो कड़े कदम उठाने की जरूरत है ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल दुग्गर खबरा में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. by पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। presented by पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी का आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का स्थापना दिवस भी
मनाया जाएगा। 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। इस अवसर पर गुरुकुल के कुछ बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता का, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, करणदीप। पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? अब बिल्कुल ये तैयारियां जो है वो श्री माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो की जा चुकी हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो है वो अब 12 बजे जो है वो करीब यहाँ पर दौरा करेंगे और ये भी जो है वो बताते चले कि यहाँ पर कुछ गुरुकुल स्कूल के जो छात्र हैं उनको जो है वो सम्मानित किया जाएगा और स्थापना दिवस बनाया जाएगा। ये पूरा जो है स्थापना दिवस श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड का है, जो कि माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर आने वाले श्रद्धालु है जिनका रख रखाव रख रहा है बोर्ड। ये बोर्ड सन 1986 30 अगस्त को जो था इसका गठन हुआ था और फिलहाल कल हवन कर जो है पूजा अर्चना के साथ जो है वो कल जरूर बनाया गया था, लेकिन आज विजिट जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी खुद कर रहे हैं क्योंकि ये चेयरमैन है इस बोर्ड प्रशासन के और आज खुद दौरा करेंगे और कई सारे इनॉग्रेशन भी जो है वो किए जाएंगे जिसमें कुछ लगातार जो काम हो रहे हैं उनको देखरेख भी ये करेंगे और पूरा तो करण, क्या ये बताया जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा कितने घंटों तक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे? तक हमारे पास सूचना है जिस प्रकार से इनका शेड्यूल जो है वो बना हुआ है, 3 घंटे करीबन जो है वो यहाँ पर रहेंगे और सिक्योरिटी के तमाम जो है वो बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। और उसके यूनिवर्सिटी की अगर अंदर की बात करें तो पूरी साजो सजावट जो है वो कर दी गई है क्योंकि फाउंडेशन डे जो है वो बनाया जाएगा, गठन दिवस जो बनाया जाएगा, स्थापना दिवस, उसकी तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। और गुरुकुल सांस्कृतिक जो एक स्कूल है इनका, माता वैष्णो देवी जी स्कूल अंदर ही जो है ये आता है और उसके जो अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको आज बेहतरीन तरीके से जो है सम्मानित किया जाएगा। जी, तो बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। वहीं 3 घंटे तक का कार्यक्रम है एलजी मनोज सिन्हा का, तो यूनिवर्सिटी भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, वहीं सिक्योरिटी के भी, सुरक्षा के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। करणदीप, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। बच्चों में देश प्रेम की भावना जगाने और स्वतंत्रता सेनानियों से वाकिफ करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम लॉन्च किया गया है। जम्मू में एडीजी पीआईबी राजेंद्र चौधरी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर आजादी क्वेस्ट नामक एक मोबाइल गेम को लॉन्च किया गया। ये गेम सरकार द्वारा की गई एक पहल है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा की गई एक पहल है, जिसके तहत सभी बच्चे और बड़े इस गेम के माध्यम से देश को आजादी दिलाने वाले सेनानियों के बारे में जान और समझ पाएंगे। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को, नई जनरेशन को 75 साल हमारे किस तरह से गुजरे और किस तरह से हमें आज़ादी मिली उसके बारे में पता चल पाए, इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा कदम जो है वो उनकी उठाया गया है, जिसमें कि उन्होंने एक आज़ादी क्वेस्ट कर एक ऐप बनाई है। ये आप ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं, जो कि एक सिंपल ऐप बनाई गई है और किस तरह से इसमें क्या कुछ है, इस पर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एडीजी पीआईबी मौजूद हैं जिससे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से सर एक आइडिया ये आया कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया और जो युवा हैं उन तक जो आज़ादी की असली महत्वता है वो पता चले? आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, हम आज़ादी के 75 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लगा कि हमें हर वर्ग तक पहुंचना है, हर वर्ग तक ये बताना है कि हमने कैसे ये महान लड़ाई लड़ी, इसके पीछे कौन वो लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। और इसीलिए खेल खेल के माध्यम से हम इस आज़ादी की लड़ाई के बारे में और जान सकें, तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी के सौजन्य से, जो आज़ादी क्वेस्ट नाम से है। इसमें आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस का एक सेट होता है और ऐसे 75 सेट होंगे। हर सेट में अगर आप 6 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपको एक सिल्वर वीर कार्ड मिलता है, आज़ादी सिल्वर वीर कार्ड। और अगर ऐसे ही आप 10 के 10 सही जवाब देते हैं तो आपको आज़ादी गोल्डन वीर कार्ड मिलता है। और जब आप ये पूरी गेम को ऐसे खत्म कर लेंगे, जब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेशन भी, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। जिस तरह से हम देखते हैं आज भी जब कौन बनेगा करोड़पति शाम को लगता है तो पूरा परिवार इकट्ठे होके, क्योंकि उससे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मुझे किस तरह से आप समझते हैं कि ये ऐप उस तर्ज पर अगर माने तो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो रहा है? इनफैक्ट इसमें ये भी एक बहुत खूबसूरत ऐप में प्रोविजंस डाले गए हैं
कि परिवार भी मिलके खेल सकता है। दादी भी खेल रही हैं, उसके पोता खेल रहा है, उनका बेटा खेल रहा है, आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं कि देखो आपके 4 नंबर आए, मेरे 6 नंबर आए, या आपको इसके बारे में नहीं पता था, मुझे पता है। एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ईच अदर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत के लिए। तो जिस तरह से पूरा देश लगातार हमारे ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये मना रहा है, उसी बीच इस तरह की गेम से कहीं ना कहीं हमारे जो युवा पीढ़ी है उनमें एक देशभक्ति की भावना भी पैदा होती है, और साथ ही साथ वायलेंट गेमों की बजाय अगर हम इस तरह की गेमें अपने बच्चों को देंगे तो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक सीखने का मौका भी होगा, और उनको हमारे जो आज़ादी के जो सेनानी थे उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। फिलहाल इसी के साथ डुग्गर खबरों में इतना ही। जम्मू की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।